की यूं खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे राजमिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और लेकर आ गया हूँ रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम और शुरू करता हूँ मैं आज के प्रोग्राम को आज के विचार से। आज का विचार कुछ इस तरह है, जो जीतता है वो हार भी सकता है, लेकिन जो दूसरों को जिताता है वो कभी नहीं हारता। यानी कि हमारी असली जीत दूसरों को जिताने में है, क्योंकि दूसरों की जीत आपकी जीत। अब रुक करते हैं दिल की बात की ओर, और आज दिल की बात में मैं करने वाला हूँ दुनिया के सबसे मशहूर गायकों में से एक गायक, जो आपके और मेरे हम सब के पसंदीदा हैं, उनके बारे में। आज है 4 अगस्त और आज है किशोर कुमार जी का जन्मदिन। तो जाहिर सी बात है दिल की बात में उन पर ही बातचीत होगी, है कि नहीं। शास्त्रीय संगीत की ऊंची इमारत पर बैठे गीत जो रागों के रूप में सधे हुए गले से बाहर आते थे, उन्हें किशोर कुमार ने अपने अंदाज में ऐसे गाया कि वह देश की गली मोहल्लों में दौड़ते नजर आए। उनकी आवाज और गानों ने कुछ ऐसा कमाल किया कि आज हिंदी सिनेमा में संगीत की कल्पना बिना किशोर कुमार के करना बेहद मुश्किल लगता है। आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन, आज चल के तुझे मैं लेके चलूं, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। इन लाइनों से आपको समझ आ ही गया होगा कि यहाँ भारतीय सिनेमा के उस इकलौते शख्स की बात हो रही है जो गायक होने के साथ साथ म्यूजिक डायरेक्टर, गीतकार, एक्टर, डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर भी थे। आज किशोर दा होते तो 94 साल के होने का जश्न मना रहे होते। 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे खंडवा में किशोर कुमार ने प्रसिद्ध बैरिस्टर कुंज बिहारी लाल गांगुली के घर में आभास कुमार गांगुली के रूप में जन्म लिया। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि किशोर बचपन से ही संगीत प्रेमी थे। हालांकि उनका पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता था, इसलिए किशोरावस्था में ही किशोर कुमार अपने बड़े भाई कुमुद कुमार गांगुली के पास मुंबई चले गए, जो उस समय तक भारतीय सिनेमा जगत में अशोक कुमार के नाम से खुद को एक अभिनेता के रूप में स्थापित कर चुके थे। भाई की मदद से कई फिल्मी हस्तियों के साथ परिचय होने के बाद 1946 में म्यूजिक डायरेक्टर सरस्वती देवी ने उन्हें एक फिल्म में पहली बार गाने का मौका दिया। इस फिल्म का नाम था 80 डेज, लेकिन उन्हें इसमें कोरस में गाने को मौका मिला, जो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। वहीं निर्देशक शाहिद लतीफ ने किशोर को अपनी फिल्म जिद्दी में पहली बार सोलो गाने का मौका दिया, जो जोरदार हिट भी रहा। 1948 में देव आनंद पर फिल्माए गए इस गीत का नाम था मरने की दुआ क्यों मांगो। इसके बाद देव आनंद को लगभग सभी गानों में किशोर की आवाज ही सुनने को मिलती। फिल्मी दुनिया में कदम रखते ही उन्हें समझ आ गया था कि शास्त्रीय संगीत की कठिन गलियां उनके सफर को मुश्किल बनाने वाली हैं। लेकिन उन्होंने इन कठिन गलियों को इस कदर बदल दिया कि जिस भी रास्ते से वो जाते उसे अपना बना लेते थे। मुश्किल से मुश्किल गानों को अपने अंदाज में गाकर उन्होंने हर आम इंसान को भी उससे प्यार करने पर मजबूर कर दिया। किशोर कुमार को उनकी जिद और जुनून ही बाकी गायकों से अलग बनाता है। कमाल की बात तो ये है कि बिना आरोह अवरोह साधे हुए ही उन्होंने संगीत जगत में इतना लंबा सफर तय किया। दरअसल किशोर दा ने अपनी कमजोरी को कभी खुद पर हावी होने नहीं दिया। उन्हें अपनी इन कमजोरी को स्वीकार करने में कभी कोई झिझक नहीं हुई। देखा जाए तो सफलता की ऊंचे पायदान पर खड़े होने के बाद भी इतनी ईमानदारी दिखा पाना सबके बस की बात नहीं है। किशोर दा अपनी आवाज से लोगों के दिलों तक का सफर जरूर तय करते हैं, लेकिन उन्हें लोगों के दिलों में जगह उनके सीधे और सरल व्यक्तित्व की वजह से मिलती है।
शास्त्रीय संगीत की ऊंची इमारत पर बैठे गीत जो रागों के रूप में सधे हुए गले से बाहर आते थे, उन्हें किशोर कुमार ने अपने अंदाज में ऐसे गाया कि वह देश की गली मोहल्लों में दौड़ते नजर आए। उनकी आवाज और गानों ने कुछ ऐसा कमाल किया कि आज हिंदी सिनेमा के संगीत की कल्पना बिना किशोर कुमार के करना बेहद मुश्किल लगता है। संघर्ष और सफलता का दौर 1948 में जिद्दी से शुरू हुआ। इस दौर में किशोर कुमार जी ने जो कुछ भी हासिल किया वह अकल्पनीय था। भारतीय सिनेमा में सहगल और रफी के बाद किशोर ही ऐसे तीसरे गायक थे जिनके आसपास किसी और गायक को वो स्थान नहीं मिला। इस बात को आप इस तथ्य से भी काफी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि किशोर कुमार ही एकमात्र ऐसे पुरुष पार्श्व गायक हैं जिन्हें 8 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। आज भले ही भारतीय संगीत जगत में नए गायकों के चेहरे सामने आए हैं, जिनमें सोनू निगम और उदित नारायण जैसे नाम शामिल हैं, लेकिन कहीं न कहीं यह एहसास जरूर दिलाती है कि दूर गगन की छांव में कुछ खो सा गया है। किशोर दा लोगों के दिलों में आज भी जिंदा हैं, जहां से आवाज निकलती है, गाता रहे मेरा दिल। तो दोस्तों, ये थे किशोर कुमार, हम सब के चहेते, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज की डेट में जो भी इन गायकों और ऐसे गानों से अवगत है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उनके पसंदीदा गानों में उनका एक गाना तो जरूर होगा। तो चलिए इसी बात पर हम रुख करते हैं रोचक तथ्य की ओर, लेकिन उससे पहले आप सभी भाइयों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि अच्छा काम तो अच्छा नाम। तो आज का रोचक तथ्य क्या कहता है? आज के रोचक तथ्य के हिसाब से रशिया, जी हाँ, रशिया विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां देश के एक भाग में दिन और एक भाग में रात होता है। मतलब कि वो उस देश में ही, उस पूरे देश में ही एक शहर का इंसान रात को सो रहा है, तो उस देश के दूसरे शहर का इंसान दिन में ऑफिस जाके काम कर रहा है। सोचिए कितनी अद्भुत बात है कि नहीं? आप उधर से दूसरे शहर में जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप अलग देश में आ गए हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं जहां पर हमें एक सीख मिलेगी, और ये कहानी है अकबर बीरबल की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का नाम है उम्र बढ़ाने वाला पेड़। एक समय की बात है जब बादशाह अकबर का परचम पूरे विश्व में फैलने लगा था। उसी दौरान तुर्किस्तान के बादशाह को अकबर की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने की सूझी। तुर्किस्तान के बादशाह ने अपने दूत को संदेश पत्र देकर कुछ सिपाहियों के साथ दिल्ली रवाना किया। बादशाह ने पत्र में लिखा था, मुझे सुनने में आया है कि भारत में ऐसा पेड़ है जिसके पत्ते को खाकर इंसान की आयु बढ़ने में मदद मिल सकती है। अगर ये बात सच है तो मेरे लिए उस पेड़ के कुछ पत्ते जरूर भेजें। जब अकबर ने उस पत्र को पढ़ा तो वो सोच में पड़ गए। इस चिंता से उबरने के लिए अकबर ने बीरबल का सहारा लिया। बीरबल की सलाह पर बादशाह अकबर ने तुर्किस्तान से आए सिपाहियों और दूत को कैद करने का आदेश दिया। सिपाही और दूत के कैद खाने में कई दिन बीत जाने के बाद अकबर और बीरबल एक दिन उनसे मिलने गए। अकबर और बीरबल को आते देखकर वो सोचने लगे कि उन्हें रिहाई मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बादशाह अकबर जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने दूत से कहा, जब तक इस किले की 2 ईंट गिर नहीं जाती तब तक आप लोगों को आजाद नहीं करेंगे। ऐसा होने तक आप सभी के लिए यहाँ खाने पीने का पूरा इंतजाम किया जाएगा। इतना कहकर बादशाह अकबर और बीरबल वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद दूत और सिपाही कैद से निकलने के लिए उपाय सोचने लगे। जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो भगवान से प्रार्थना करने लगे। जल्द ही उनकी प्रार्थना रंग लाई और कुछ दिनों बाद अचानक तेज भूकंप आया और भूकंप के कारण किले का एक भाग टूटकर गिर गया। यह घटना के बाद दूत ने अकबर के पास किले की दीवार गिरने की खबर भिजवाई। यह खबर सुनते ही बादशाह अकबर को अपना वादा याद आया और उन्होंने तुर्किस्तान के दूत व सिपाहियों को दरबार में प्रस्तुत होने का आदेश दिया। उनके दरबार में पहुंचते ही बादशाह अकबर बोले,
अब तो आप सबको अपने बादशाह के द्वारा भेजे गए पत्र का उत्तर मिल गया होगा। अगर अब भी आपको समझ नहीं आया है तो मैं समझा देता हूँ। तुम सिर्फ 100 लोग हो और तुम्हारी आह सुनकर किले का एक हिस्सा गिर गया। तो सोचो, जिस देश के हजारों लोगों पर अत्याचार होते हैं, उस देश के बादशाह की आयु कैसे बढ़ेगी? लोगों की आह से उनका पतन तो निश्चित है। हमारे भारत देश में किसी गरीब पर अत्याचार नहीं होता। यही होता है आयुवर्धक वृक्ष। उसके कुछ दिन बाद बादशाह ने उन सभी को उनके देश भेज दिया और रास्ते में होने वाले खर्चे के लिए कुछ पैसे भी दिए। दूत ने तुर्किस्तान पहुंचकर भारत में घटित सारी बात विस्तार से बादशाह को बताई। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता देखकर तुर्किस्तान के बादशाह ने दरबार में उनकी बहुत प्रशंसा की। कहानी से सीख। इस कहानी से दोस्तों हमें ये सीख मिलती है कि सभी के साथ प्रेम से रहना चाहिए और कमजोर पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। साथ ही वही देश तरक्की करता है जहां प्रजा सुखी रहती है। तो ये था आज का रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। मैं राजू भाई अब लेने वाला हूँ आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे फिर से अगले दिन नई बातचीत का सिलसिला लेकर। अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.